वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 साइंस में हम लोगों ने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे थे और इसमें पार्ट 1 को हम लोग पढ़ चुके हैं और 1 का जो सॉल्यूशन है वो भी पढ़ चुके हैं। अभी पार्ट 2 को भी पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 के सॉल्यूशन को अभी यहां पर जो स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख ही रहा है आपको, देखो इसमें का एक आध जो क्वेश्चन था शुरू का वो हम हटा दिए हैं, ठीक है। वो बस मेंटल मेंटल इक्विपमेंट के तौर पे उसको दिया गया था बस। तो बाकी एग्जाम के व्यू से कंकाली रासायनिक समीकरण दैट मीन स्केलेटल जो इक्वेशन था वो आपको देखना है। तो कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण सहित बताएं। अरे वो जो क्वेश्चन था उसमें जान था, कुछ कंफ्यूजन था, वो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन सब फिटाइए गया था उसमें सब। तो क्वेश्चन कायदे से होनी ही नहीं चाहिए था, उसको कट कर दो, हटा दो उसको। तो कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण सहित बताएं। व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, गिव एन एग्जांपल। यहां से हम लोग इसके बाद जितने क्वेश्चंस हैं सबको पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे बहुत आसान वे में। देखो मैंने आपको बताया था कि जो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन है, वो हमारा कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो उसका कारण ये था कि जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें अणु और परमाणु की संख्या अनबैलेंस होती है। मैंने कहा था कि जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी पर से सारे मसल्स, मांस को अगर हटा दिया जाए, है ना, मस्कुलर पार्ट्स को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास बोन से स्ट्रक्चर बचेगा, साधारण भाषा में कहें तो ढांचा बचेगा, और साधारण भाषा में कहें तो कंकाल बचेगा। तो ऐसा समीकरण जिसमें हमें अणु परमाणु तो उसकी बॉडी है ना भाई, अणु परमाणु अगर अनबैलेंस होगा तो वो कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो वही यहां पे लिखा गया, कंकाली रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसके उत्पाद यानी प्रोडक्ट तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट तत्वों के कुल द्रव्यमान के समतुल्य नहीं होता है। समझ में आई बात? ये बताया हुआ सब है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं गवाइए। इंग्लिश में कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन इन विच द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट एलिमेंट। ठीक है, LHS और RHS अगर इक्वल नहीं है यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है, ऊपर के डिफिनेशन से ये लाइन निकल रहा है कि कंकाली रासायनिक समीकरण वह समीकरण जो असंतुलित है। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि नॉट इक्वल प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, दैट स्टेटमेंट ऑफ द अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। साधारण में कुछ नहीं याद हो तो इतना तो लिख ही सकते हो। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO, है ना जी। अब यहां आप देखो, यहां पे आपको मैग्नीशियम 1 है, चलो ठीक है यहां भी है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन 2 है, यहां पे 1 ही है, तो अनबैलेंस नहीं हो गया। चलो, तो ये एक एग्जाम्पल भी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा आंसर आपका ठोस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को उदाहरण सहित प्रदर्शित करें। यानी जो आपका थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्ट कर लो, हिंदी में थोड़ा सा अनबैलेंस था, उसको मैंने हल्का सही किया। देखो मिला के पढ़ो। संतुलित रासायनिक समीकरण को उदाहरण सहित प्रदर्शित करें। शो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद एग्जाम्पल। इंग्लिश में बिल्कुल सही है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है, आपको पता ही है, कि जिसमें अभिकारक विभिन्न तत्व के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या के समान होता है। दैट मीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जिसका इक्वल होता है, जिस रिएक्शन का, उसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहां देखिए, यहीं पे देख लो, पहले ये था ना हमारा ये वाला, इसमें अगर हम यहां पर अगर 2 लगा दें और यहां पर भी अगर हम 2 लगा दें तो हो गया बैलेंस। 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, शुरू में लग गया तो ऑक्सीजन का भी हो गया। उसी तरह से यहां देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O। अब यहां पे क्या, हाइड्रोजन 2 हो गया, तो यहां पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, और यहां पर 2 लगेगा तो इधर भी 2 लगेगा, तो ऑक्सीजन भी जाके पैरेलल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हो गया 2 2 4, हाइड्रोजन हो गया 2 2 4, ऑक्सीजन 2, और इधर भी ऑक्सीजन 2, यहां पे लग गया ना 2, ये वाला 2 इसमें आ जाएगा।
तो ये हमारा संतुलित यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाए। कितना आसान है, इसमें क्या याद करना है यार। थोड़ा सा भी घर पे अगर पढ़ते ना, मतलब अगर मुश्किल से अगर आप आधा घंटा भी अगर पढ़े होते तो बहुत अच्छा। 5 क्वेश्चन तो था नहीं, वो भी इतना सिंपल है कि आप पढ़ा सकते हो आप लोग अगर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो। पढ़ना तो खैर बड़ा आसान है। उसी को अभिकारक के परमाणु की संख्या 6 लिखा गया, प्रतिफल यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रोडक्ट 6, दैट इज द इक्वल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगला क्वेश्चन के रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्यों? समझिएगा, बड़ा आसान में लिखा गया है। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे पूछता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई इज नेसेसरी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन एंड फर्दर इट इज अ नेसेसरी टू द बैलेंस द केमिकल इक्वेशन व्हाई। काफी आता है एग्जाम में इस क्वेश्चन, ये बताने की जरूरत है। फिर बैलेंस नहीं करोगे तो सबसे पहले कि आपको वो जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं करेगा, LHS RHS बराबर नहीं होगा, और जब बराबर नहीं होगा तो बैलेंस नहीं होगा, और बैलेंस नहीं होगा तो वेइंग उसका माइनस हो जाएगा। नहीं बनेगा एक तरह से, आए एक तरह से कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। प्रोडक्ट तो बनेगा ही, क्योंकि प्रोडक्ट तो पहले ही होता है ना। जैसे यहाँ अगर हम बात करें, ये तो प्रोडक्ट पहले से था ना। यहाँ पे भाई कहाँ गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड था, पहले से बना हुआ था। यह है कि इसके वेइंग में यानी कि इसका जो बैलेंस है वो हमारा थोड़ा गड़बड़ रहेगा। देखिए क्या लिखिएगा, कुछ नया नहीं है यार मेरे, तनी सा मेहनत करते ना सब आंसर खुद ही लिख लेते। हाँ आगे का कुछ है जो आपको दिक्कत आएगा हम बताएंगे, उसमें थोड़ा टाइम भी देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। पहले लिखिएगा, स्टेटमेंट के रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि इट इज नेसेसरी टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिकॉज, क्योंकि ईच एलिमेंट मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ LHS एंड RHS, यानी तीर के दाएं और बाएं और परमाणु की संख्या समान करने के लिए। एक तो ये बात हो गया, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं तीर के दाएं और बाएं दोनों समान है। यहां 3Fe, यहां भी 3, यहां O4, यहां भी 4, यहां लग गया तो ये हो गया। यहां पे हाइड्रोजन 8, यहां पे भी 4 दूने 8, LHS RHS बराबर नहीं हो गया। तो ये एक तो बात हो गया। इसी को प्रोडक्ट के एस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। अगला है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से। तो लिखिएगा ऐसी हेडिंग देके, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही विनाश होता है। इन एनी केमिकल रिएक्शन मास इज नेदर क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैटर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। ठीक है, बस इतना ही लिख दीजिएगा। चाहे तो आप इतना ही पे रोक सकते हैं, डिस्ट्रॉयड यहाँ तक भी रोक सकते हैं, जैसे हिंदी में रोक दिया हमें। बस इसके बारे में और भी अच्छा से लिखा है सर, क्यों बैलेंस करना जरूरी है, 5 पॉइंट लिखा है। लेकिन क्यों हम माथापच्ची करने जाएं, एग्जाम में 2 नंबर से ज़्यादा का आता नहीं है, और जो नोट्स में है वही हम दिए कि आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस स्मूथ होके चलिए, एग्जाम में मार्क्स अच्छा लाना है, फिलॉसफी करने के लिए पूरा ज़िंदगी बचा हुआ है, टेंशन न रखिए। अब यहाँ से ध्यान को एकाग्र करके रखिएगा, वेल कंसंट्रेशन को आपको मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। ठीक है जी, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब मैं आप जो बता रहा हूं हीट एंड ट्रायल मेथड से छोड़ के डायरेक्ट मैं सिखा रहा हूं कि कैसे करना है हमें। देखिए यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 1 है, कार्बन और यहां पे 6 है, तो सीधे यहां पर हम 6 लगा देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा यहां पर 2 है और इससे मल्टीप्लाई होके 12 हो गया। इसका मतलब कि मामला हमारा गड़बड़ाएगा, तो ऑक्सीजन को यहां 6 दूनी 12, यहां पे 1 तो 6 लगा देंगे, ना हो जाएगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखिए कार्बन 12 हो गया इधर, और कार्बन इधर 6 है सिर्फ, है ना। तो कार्बन को बैलेंस हम कहां पे करें, नहीं कार्बन तो 6 ही रहेगा ना, ठीक है ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर देखो 2 है और हाइड्रोजन यहां भी 2 है, ठीक है, और यहां देखो 12 है, तो यहां पे 12 है, इसका मतलब यहां पे हम 12 लगाएंगे। अब जब ये यहां पे 12 लगाएंगे तो आपको हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा। जब यहां पे 24 हो गया तो मामला गड़बड़ है, इसका मतलब हमको यहां पर भी 12 देना होगा, 12 दूनी 24। ठीक है, वहां पे तो ऑलरेडी पहले से है ना यहां पर। अब यहां देखें हाइड्रोजन आपको इधर कितना हो गया, 12 दूनी 24, ठीक है, इधर 12 और एक इधर 12, 12 दूनी 24 हो गया।
ये 2 से ये मल्टीप्लाई नहीं, 6 यहाँ पे 6 होगा, 6 6 दूनी 12। सर यहाँ पर भी 6 ही होगा, 6 दूनी 12। देखिए हम थोड़ा सा फेयर में यहाँ पर कर देना, क्योंकि एक तो हम पहले कलम भी चेंज कर लेगा, रुक जाइए, पता नहीं चल पा रहा है ऐसे। कौन सा है देखा हुआ तनी बढ़िया से, एगो नया पेजे ले लेते हैं। देखो यार, इक्वेशन हमारा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये रिएक्शन करता है वाटर के साथ, H2O के साथ, तो हमें देता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। प्लस वाटर भी हमें देता है और प्लस ऑक्सीजन भी हमें मिलता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा यानी इन्वायरमेंट में। अब इसको हमें बैलेंस करना था, तो सबसे पहले मैंने जो एक बताया था कि यहाँ पे कार्बन है, एक यहाँ डाल देंगे, है ना, ये तो करेंगे ही, यहाँ मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर अब देखें हाइड्रोजन इधर आपको 12 है और यहाँ पर आपको कितना है, नॉर्मल सा है, तो यहाँ पे हम एक 12 यहाँ दे देंगे, तो अब ये हो जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर हम 6 डालेंगे तो 6 दूनी 12 और ये एक 12 पहली से है, इधर भी 12 दूनी 24 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब ऑक्सीजन की संख्या देखिए, ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी हो गई, ये CO2 था ना, ऑक्सीजन की संख्या इधर देखिए 12 हो गया, और 12 और 6 दूनी 12, नहीं 12 इधर हुआ, ये 12 जो शुरू में लगा है, और इधर आपको कितना ऑक्सीजन 6, और इधर फिर ये 6 12 है कि ना, और इधर भी आपको, बड़ी परेशान आत्मा सब है भाई, रुको यार एक मिनट तो नहीं बतियाइए अभी। देखो जी, हमारे पास कार्बन की संख्या 6, ठीक है, ये हो गया, और एक सेकेंड, और यहां पर भी कार्बन की संख्या 6 आ गई। 12 दूनी 24 हाइड्रोजन, और इधर 12 और ये 6 दूनी फिर 12, यहां भी दोनों मिला के, ये मिला के और ये मिला के, ये दोनों हमारा 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ऑक्सीजन बचाओ, ऑक्सीजन भी 6 दूनी 12 प्लस इधर 12, 12 दूनी 24, इधर देखिए ऑक्सीजन हमारा 6 और इधर 6, 6 6 12, और फिर यहां पर दे देंगे तो 6 दूनी 12, 12 12 24। अब ये पूरी तरह से फाइनल हो गया आपका। एक और सॉल्व करते हैं। अगला था FE देंगे हम, वो देख लीजिएगा, मतलब सॉल्व है, एक आध तो सॉल्व कर देते, उसका सीधा सीधा आंसर दे देते हैं, उतार लीजिएगा। एक और था, आयरन को रिएक्ट करवाया गया था वाटर से, और जब आयरन जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो जानते हो क्या बनेगा, Fe3O4, जानते हैं क्या है, फेरस ऑक्साइड है ना, यानी आयरन ऑक्साइड भी इसको हम बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड ही है। तो आयरन ऑक्साइड बनेगा और इसके साथ साथ हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब तनी गौर से गौर फरमा लीजिए, यहां पे देखिए Fe3 है, यहां पर सीधे Fe है तो सीधे 3 बैठा दिया। यहां पर बैठाने में इतना ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कोई और चीज कुछ और ना हो जाए, मल्टीप्लाई भी हो जाता है, यहां पर तो कुछ है ही नहीं है तो सर से बैठा दो, Fe अकेला है। और ध्यान दो, यहां पर देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑलरेडी यहां पर भी 2 है, यहां पे ऑक्सीजन 4 है, यहां पे ऑक्सीजन 21 है, इसका मतलब यहां 4 लगाएंगे, और जब ये यहां 4 लगाएंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, इसका मतलब यहां पर भी 4 लगा देंगे, हो गया सॉल्व। कुछ और बचा है देखो, हो रहा है ना मस्ती में। इसी तरह का सॉल्यूशन बाकी भी है, अब देख सकते हो। प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आ जाएगा, थोड़ा सा टफ है ये। देखिए अच्छा, एक चीज और बता देते हैं आपको, कुछ पहले यहाँ पे सबसे पहले बेसिक नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखो MnO2 लिखा हुआ है, MnO2 क्या लिखा है बेटा,
ये सबको लिख लो, ठीक है ना। वीडियो थोड़ी ना हर कुछ सारा कुछ हम यूट्यूब पे डालते ही रहेंगे, उधर भी लिखे ना फटाफट उतारना ही चाहिए था ना। अब कहोगे तो डाल देंगे, लेकिन अब पूरा पूरा सिलेबस से डाल देंगे तो यहाँ पे लोग आवेगा क्या के लिए फिर समझते हैं कि नहीं। MnO2 आप लोग बता सकते हैं बेटा कि MnO2 किसका फॉर्मूला है? मुश्किल होगा। ये जो MnO2 है, ये आपको MnO2 ये किसका फॉर्मूला है? देखिए मैग्नेस आदमी था, सुने थे गलेरिया जो था, जो मैग्नेट का जो खोज किया था। हाँ, तो उसी वो जो ना धातुओं का खोज किया, बड़ी तेज आदमी था, तो उसी के नाम पे है ये मैग्नेस ऑक्साइड। ठीक है, क्या है ये? मैग्नीज ऑक्साइड, NeSe होगा लास्ट में, मैग्नीज ऑक्साइड। अब आपको कितना आसान हो गया कि मैग्नीज ऑक्साइड HCl के साथ। देखो अब क्या हिम्मत आएगा थोड़ा सा, हाँ यार पता है कि मैग्नीज ऑक्साइड जो है ना HCl किसका फॉर्मूला है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्ट करेगा तो बनाया क्या? MnCl2, यानी कि यही होगा मैग्नेस, Cl2 है यानी कि क्लोराइड, O2 था तो ऑक्साइड। आगे बता देता हूं, फिर अपना रिएक्शन करते रहना। उसके बाद देखो HNO3 है। HNO3 किसको कहते हैं? ये तो आसान है। क्या है? हाइड्रोजन नाइट्रेट तो नहीं होगा रे, ये लगता है कि होगा लेकिन होता असल में ये नाइट्रिक एसिड है। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। लिख लो ये सबको, ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, ये सब 10 क्लास में आने से पहले बच्चे को पता होनी चाहिए सब। चलिए कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा जहाँ तक बेसिक दे सकूं, जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना देंगे, टेंशन फ्री रहिए। उसके बाद CaOH का हॉल 2, ये बता सकते हैं ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सही, नहीं जिसे पता लिख लें। CaOH हॉल 2 का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Fe2O3 क्या है बता सकते हैं? अभी थोड़ा देर पहले हम बोले थे आयरन ऑक्साइड, तो वो था, एक और नाम बोले थे वहीं पर हम, फिर हम बोले कि नहीं नहीं आयरन ऑक्साइड है, मतलब उस पहले हम जो बोले थे ना भाई, यस। फेरिक कर दो खाली इसको, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। Fe सिंगल R भी लिख सकते हैं, डबल R भी लिख सकते हैं। अगर मान रखो कि Fe3 यहां पे है ना, Fe2O4, देखो अगर यहीं पे रहता कि Fe3O4 तो ये जानते हैं क्या हो जाता? एकदम पड़े है, एकदम पड़े, यानी कोई रिलेशन नहीं है नाम में इसके। ये आयरन ऑक्साइड तब कहलाएगा, Fe3O4 हो जाएगा। इसका एक और नाम है मैग्नेस, ये मैग्नेटिक ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं Fe3O4 को। और एक और कोई नाम था इसका, याद नहीं आ रही है मुझे भी। हाँ गजब गजब है। और Fe3O4 पढ़ना है आपको, नोट्स में है Fe3O4 के बारे में भी। अब भाई साहब देख लीजिए सॉल्यूशन, आपको यहाँ एक एक का दिया गया बैलेंस करके। एक गजब का चीज़ है, थोड़ा हंसी भी लगेगा आप लोग को। बैलेंसिंग में भी हमने 2 तरीका निकाल दिया है। बैलेंस एक ही तरह से होता है, मतलब तरीका होता है अलग अलग, बैलेंसिंग का जो पावर होता है वो तो एक ही ना होगा। यहाँ देखिए ऐसे भी बैलेंस हो सकता है या ऐसे भी बैलेंस हो सकता है। अब दोनों में से कोई गलत नहीं है, इसको गलत करके देख लो तो नहीं हो पाएगा। ये देखिए थोड़ा सा भारी है, ये देखिए कितना आसान है, यही वाला था लास्ट Fe2O3। हमने क्या किया, Fe2O3 को ऐसे रख दिया। यहाँ पे एल्यूमिनियम था 1, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 था, तो इससे पहले हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। O3 जैसे था वैसे ही रहने दिए। यहाँ पे Fe2 था तो यहाँ पे 2 लगा दिए, हो गए, खेला खत्म। और एक तो ये वाला है पूरा गुना भाग वाला। तो बैलेंस भी 2 तरह से हो सकता है। हाँ दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए ना, इधर आपको 6 आ गया, इधर आपको 3 दूना 6 आ गया, ऐसे ही बैलेंस हो गया, वैसे भी कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा और भारी है, हम आज का वीडियो डालिए देंगे नेट पर ताकि आप लोग टैली लिख कर लीजिएगा, क्योंकि आगे थोड़ा सा और आपको मुश्किल होगा। थोड़ा शेयर और करते रहिएगा, कम व्यूज़ आते हैं ना, कल के डालने का मन नहीं करता है। निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। राइट बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब मैं आपको बताऊं कि आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन
जो कि संतुलित रासायनिक समीकरण कहेगा कि निम्न अभिक्रिया के लिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन को आप लिखें। जिस जिस तरह का पूछता है ना, हम टोटले दे दिए हैं, टोटल आपको दे दिए, इसी में से आपको एग्जाम में आने का भरपूर चांस बनता है। तो मैंने एक ही जगह पर सारा का नोट डाउन दे दिया है, कितना आसान हो गया आपके लिए। अच्छा, आपने पहली बैलेंस सीख लिया है, इसीलिए यहां पे क्वेश्चन भी मैंने चिपका दिया। भाप से, अब देखिए वहां पे था कि आपको इक्वेशन दिया है बैलेंस कर, थोड़ा आसान था, फिर भी यहां पे देखिए लैंग्वेज दिया है, समीकरण लिखे थे 8वां क्लास में था, यहां पे कि समीकरण भी खुद ही लिख और संतुलित भी खुद ही कर। आ रही है बात समझ में? डबल स्टैंडर्ड। तो जैसे भाप से के साथ लोहा, अब आप ट्रिक समझिएगा, भाप का साला कोई केमिकल नाम नहीं है देखा जाए तो, लेकिन मैं आपको बताता हूं। पहले लोहा को आप कर, लोहा आपको पता है जो, वो लिख लीजिए Fe, इतना तो पता ही है। भाप क्या है? वाटर है। अरे भाप क्या है? वाटर का ही तो लेयर है, इसका मतलब Fe और H2O का रिएक्शन कह रहा है। हो गया, बन गया, इसका रिएक्शन करवा दो, उसका उसको बैलेंस कर दो। उसी तरह से जल के साथ कैल्शियम, तो जल का मतलब होता है H2O और कैल्शियम का मतलब होता है Cl। Cl तो क्लोराइड होता है, Ca कैल्शियम, कैल्शियम का Ca होता है Ca। स्मॉल ए। अच्छा, सोडियम का Na होता है ना, सोडियम का Na। तो आगे देखें, अब इसको भी रिएक्शन करवा दीजिए, जो आएगा सो आएगा, उसका उसको बैलेंस कर लोगे, वो भी बताएंगे। उसी तरह सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करें। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखो, बेरियम क्लोराइड का लिखो, बेरियम क्लोराइड BaCl2। उसी तरह सोडियम सल्फेट क्या होगा? Na2 सल्फेट है ना, Na2SO4। सोडियम सल्फेट। हाँ, देखें इसी तरह से आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का Hol2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया, जिंक Zn, सिल्वर नाइट्रेट ZnSO4 की अभिक्रिया आपको करवानी है। उसी तरह से सोडियम Na, जल H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, फर्दर आपको I तक दिया। अरे बाप रे, J तक है लास्ट। कैसे करोगे देख लो। भाप के साथ लोहा की अभिक्रिया Fe3O4 बनाता है, कैसे नहीं बनाएगा रे? Fe है प्लस H2O, बैलेंस करके देख लो, Fe, ठीक है ना, 3 आएगा। ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद ये ऑक्सीजन जो ये 4 परमाणु में तब्दील हो जाएगा, यानी कि Fe3O4 बनाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? फेरस ऑक्साइड। तो भाप के साथ लोहा अभिक्रिया करके Fe3O बनाता है। उसी तरह से यहां देखें क्या कहा गया था कि बैलेंस भी करना है तेरे को, मतलब हम लोगों को बैलेंस भी करना है। तो बैलेंस करने के लिए पूरा इक्वेशन लिखेंगे। हाइड्रोजन रिलीज होगा, भाप है ना तो हाइड्रोजन तो बनेगा ही, उष्मा तो निकलेगा ही। अब बैलेंस इसको कर दीजिए, इधर Fe3, इधर क्योंकि 3 है तो यहाँ पे 3, सब तो पता है, बता ही दिए हम। हाइड्रोजन इधर देखिए आपको ऑक्सीजन को बराबर करना, तो ऑक्सीजन बराबर करने इधर 4 डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो जब ये यहाँ पे 4 है तो ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी 4 डालना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे ना, धीरे धीरे इसके एकदम ज्ञाता बन जाओगे, महारथी बन जाओगे, बहुत आसानी से होगा। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया, कैल्शियम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, मिस्टेक है लिखने में, ऊपर में सही था। CaOH का Hol2 होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जल जानते ही हैं, ओ भाई साहब सही है, समीकरण यही रहा होगा कि कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया, कैल्शियम जब जल से अभिक्रिया करेगा तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और वाटर रिलीज होगा। देखिए यहां भी आपको दे दिया गया। उसके बाद ये बैलेंसो कर दिया गया है, यहां देखिए आगे Na2SO4 BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2। यही था कि इसको अभिक्रिया करवाना है। अभिक्रिया करा के आपको क्या बनेगा, BaSO4 जानते हैं किसको कहते हैं? यहां पे बेरियम क्लोराइड रहती है, बेरियम सल्फेट हो जाएगा BaSO4। और NaCl जानते हैं, साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड। उसके बाद CaOH का Hol2 की अभिक्रिया करवानी थी कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से, तो बनाएगा क्या, CaCO3। CaCO3 किसका नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट का नाम है। लिख लो, नहीं पता है तो कैल्शियम, किताबें में डाल लो जहां पर दिया गया नोट्स, कैल्शियम कार्बोनेट।
उसी तरह से जिंक AgNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो ZnNO3 बनाएगा। फर्दर सबका दिया गया। अब देखो थोड़ा सा आसान मैंने किया है H में जाके। मैंने क्या किया कि आप ऐसे भी बना सकते हो लैंग्वेज में कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जिंक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यही था, तो सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। इसी को फिर आप ऐसे फाइनली इक्वेशन में दे सकते हैं, लैंग्वेज में लिख के भी इक्वेशन लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप इक्वेशन में लिखिए उसको बैलेंस कर दीजिए, दोनों तरीके से बना सकते हैं। उसी तरह से H में भी पहले लैंग्वेज दिया गया फिर नीचे में आपको बैलेंस दे दिया गया। दो ठो ऐसे बता दिए, उसके बाद फिर ऊपर में जैसे था वैसे यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, मैंने जैसे जैसे बताया उसको करके देखना, बहुत आसान है। देखो यहाँ से Na को ले लिया गया और यहाँ से Cl को ले लिया गया। काहे जानते हैं, आगे चल के इसी चैप्टर में पढ़िएगा कि दोनों एक ही फैमिली का मेंबर है, एक साथ जुड़ जाता है। और ये आपको जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हल्का होता है, थोड़ा कमजोर होता है, इसको मार के भगा देता है। कौन? सोडियम और क्लोराइड। इसीलिए ये हो गया साइड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, और एक आता है विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें इसको पढ़ाएंगे। तो यही था पूरा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें से आपको 2 नंबर का आना एकदम लाजमी है कि 2 नंबर आपको इसमें से आएगा। आपको सर इतना पढ़ेंगे 2 नंबर, भाई साहब एक नंबर के लिए किताब पढ़नी पड़ जाती है, यानी पूरा चैप्टर। आपका साइंस का कुछ ऐसा चैप्टर जो पूरे चैप्टर में से कितने नंबर का पूछता है, कसम से मेहरबानी कर देता है तो 2 नंबर का पूछ देता है। लास्ट वाला एगो चैप्टर है और उससे पहले वाला चैप्टर उसमें खाली 3 नंबर का पूछता है पूरे चैप्टर से। अब पढ़ना पड़ता है पूरा चैप्टर 1 हफ्ता तक। क्या जमाना आ गया है। टेंशन मत लीजिए, लास्ट का जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा ना वही सुपाच्य डाइजेस्टेबल। क्या होता है जब लाल तप्त लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित किया जाता है? देखिएगा, दिमाग थोड़ा सा लगाव बन जाएगा। क्या होता है जब लाल तप्त लोहे पर यानी कि Fe पर, माइंड में इसी अप्लाई करना, जल वाष्प यानी कि वाटर, जल वाष्प का ना वेपर प्रवाहित किया जाता है तो समीकरण दीजिए। अब ये तो इसका समीकरण ऊपर अपना है Fe3O4 का, वही यहां पे कर लेना। देखिए Fe3O4 आ जाएगा और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। बैलेंस भी कर देना, बैलेंस कर दोगे ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा आंसर। नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन कर दोगे तो अच्छा है। प्रकाश संश्लेषण, हाँ अब कहीं पर कहेगा कि करना ही है, यहाँ पे इतनी का बैलेंस करना है, तो अगर लिखेगा कि जैसे ऊपर में था कि बैलेंस ही तो करना था, तो वहाँ पे तो करना लाजमी है। इसमें करो ना करो खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क यही पड़ता है कि अगर गाड़ी अच्छा से चलाओगे तो मंजिल तक पहुँचोगे, गाड़ी अच्छा से नहीं चलाओगे तो रास्ते में ठुका जाओगे। और कभी कभी ये भी होता है कि ठोक ठाक के घर पहुँच भी जाते हैं। यही एग्ज़ाम में होगा, कैसे भी करके पास तो कर ही जाओगे, लेकिन बहुत अच्छा अगर मंजिल तक पहुँचना है तो आप बैलेंस, कहे या ना कहे, बैलेंस कर देना। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखें, ये तो सबको पता है, 6ठा क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 8वां क्लास में धज्जी उड़ा दी होइएगा इस टॉपिक का, आप लोग याद है कि नहीं है? पर्णहरित या सूर्य का प्रकाश यानी कि क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल की यानी कि वातल की अभिक्रिया होती है तो ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, जिसको हम लोग 2 नाक से जो है सांस लेते हैं। यही था कि नहीं था? हाँ नहीं पढ़े बचपन में? मैडम जी पढ़ाए, मतलब कोई भी पढ़ाएंगे, सभी पढ़ा सकते, जरूर चलिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो किसके प्रेजेंस में? तो क्लोरोफिल। पर्णहरित का मतलब क्लोरोफिल, और सूरज का प्रकाश तो जानते हैं सनलाइट, तो ग्लूकोज बनाता है और वाटर बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है इसको खाना बनाने, तो जानते हैं आप लोग, बचपन का चीज़ है। लेकिन अलग से 2 नंबर में आता है, इवन गिना चुना क्वेश्चन ऐसे किए भी है जो आता ही है। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? अरे बाप रे, ओ लो बताओ जल्दी से ही, तुम ही लोग बताओगे, बहुत बैलेंस पढ़ लिए। कौन सा बैलेंस नहीं है? सब बैलेंस है, खाली एक ठो नहीं होगा। सोचो कौन सा है? अरमान, कौन सा बैलेंस नहीं है? अभी इतना पढ़े हो, अच्छा से बताओ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ख जो है वो बैलेंस नहीं है। देखिए PbNO3 का होल 2, और यहां पे देखिए PbO, हालांकि NO2 यहां पर है लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 4, ऑक्सीजन यहां पे देखिए 3, और ये फिर ऊपर से आ गया है 2, यानी कि आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 में आ जाएगा, जबकि यहां पे 4 ही है आपको। और इसको अगर लेंगे फिर भी आपको 1 ही होगा।
मतलब एक ही प्लस होगा ये कह रहे हैं, और बाकी भी बैलेंस नहीं है, और गौर से अच्छे से देखोगे तो। ठीक है, इसी तरह से ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, पूरा हो गया, द एंड। इसको देखो, वीडियो को जो है ना यूट्यूब पे जो डालते हैं, कितनी बार बोले हैं, शुरू से आखिरी तक एक बार पहले अच्छा से देख लो, गारंटी है कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बढ़िया से शुरू से आगे, उसके बाद आपको उतारना है, जो करना है करते रहना। ठीक है जी, तो एंड करते हैं, आधा घंटा के अंदर में देखो आपका पूरा सोल्यूशन आपको मिल गया। Subscribe your channel Excellent Study Center. Press bell icon for latest educational video.